जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इतिहास के कुछ संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में, जहां से प्रश्न लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और हम लोग कोई भी फालतू की बातें न करके सीधे अपने पॉइंट की बात करेंगे, वो पॉइंट जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। तो इस संदर्भ में हमने पहली घटना ली है। ये घटना के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहली घटना है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, आप लोग इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर देखा जाए इसमें क्या मैटर था ब्लैक होल में, तो उस समय सिराजुद्दौला जब शासक था तो कुछ अंग्रेज़ों को तथाकथित, जिसमें जेड हालवे के अनुसार ये सारी बातें घटित हुई थी और इन्हीं के अनुसार हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों को सिराजुद्दौला ने एक 18x14 के रूम में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। और टाइम कब की है, तो 20 जून की रात को 146 अंग्रेज़ों को 18x14 के कमरे में बंद कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर 18x14 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया जाए, वो भी भीषण जून की गर्मी की रात में, तो यहाँ पे दम घुटने की वजह से 146 लोगों में से केवल 23 लोग जिंदा बचे। ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा जानवेल कह रहे हैं। इनके अनुसार सारे लोग मारे गए इस कमरे में और महज 123 लोग, केवल 23 लोग बचे इस कमरे में। न तो कोई वेंटिलेशन था, न तो कोई लाइट थी। अंधेरी रात में बंदी किया गया था, गर्मी अपने चरम पे थी और सारे लोग मारे गए। ये घटना कब की है, 20 जून 1756 की है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में डायरेक्ट कि ब्लैक होल घटना कब हुई, तो 20 जून 1756 में हुई। इसका कथाकार या इसके लेखक कौन है, तो जेड हालवे के अनुसार ये घटना है। कितने लोगों को बंद किया गया था, तो 146 लोगों को बंद किया गया था। कब बंद किया गया था, 20 जून की रात में बंद किया गया था और इसमें से 23 लोग जिंदा निकले थे। इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा और इतने सारे पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले घटना के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि के बारे में हम लोग बात करते हैं। अलीनगर की संधि कब हुई थी, अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, अलीनगर की संधि से किसे क्या फ़ायदा हुआ था, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं अलीनगर के संधि में। तो सबसे पहली बात कि अलीनगर की संधि हुई कब थी, तो ये 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी अलीनगर की संधि। दूसरी बात किसके किसके बीच हुई थी, तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उस समय और क्लायू के बीच हुई थी, जो अंग्रेज़ों की तरफ से क्लायू था। तो इसमें हुआ क्या था, आप लोग ये बात ध्यान देने योग्य है। अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र में दुर्गीकृत करने की अनुमति मिल गई। पहली बात, अंग्रेज़ों को प्रॉफिट इसमें क्या हुआ, ये अपने जो फैक्ट्री बनाते थे उसमें दुर्गीकृत करने लगे अपने फैक्ट्री को, चारों तरफ से उसे बाउंड्री वाल से ढकने लगे। और दूसरी घटना इसमें क्या हुई, दूसरा फायदा अंग्रेज़ों को क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त कर ली। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त कर ली। देखिएगा आप लोग, अंग्रेज कैसे स्ट्रेटजिकली भारत में अपना कब्जा बना रहे हैं और एक एक चीज़ करके धीरे धीरे अपना हाथ पैर पसार रहे हैं। तो सिक्के बनाने लगे अंग्रेज, किसकी अनुमति थी, सिराजुद्दौला की अनुमति से। अब जब कोई भी शासक अपना सिक्का बनाने लगेगा तो वो राजा के धीरे धीरे पैरेलल होने लगेगा, इसीलिए अंग्रेज़ ने सिक्के बनाने पे बात की है। और 1757 को अपना पहला टकसाल, आप लोग जानते हैं जहाँ सिक्का बनता है उसे हम लोग टकसाल कहते हैं। तो 1757 में अंग्रेज़ों ने अपना पहला टकसाल बनाया और ये 18 अगस्त 1757 को अपना पहला टकसाल बनाया था अंग्रेज़ों ने। तो अगली बात को देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सारी घटना अंग्रेज़ों को ये सब प्लस पॉइंट कब मिला, तो ये सब मिला आपको अलीनगर की संधि में। ये जो अलीनगर की संधि है इसी में ये सब अंग्रेज़ों ने टकसाल बनाने लगे, सिक्का बनाने लगे और दुर्गीकृत करने की अनुमति मिल गई। ये सारी चीज़ें हुई, सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच की घटना है ये। अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्लासी का युद्ध। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जो इसके कंपेयर में हो। ये अपने आप में एक यू टर्न हुआ जिससे अंग्रेज़
अचानक से भारत में हावी हो गए। और यू टर्न कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। दूसरी बात किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना क्लायू के बीच हुआ था। क्लायू अंग्रेजी सेना का हेड था और बंगाल के नवाब बंगाल के तरफ से हेड कर रहे थे। दोनों के बीच ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। अब इसमें बात आती है इससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ और क्या क्या लॉस हुआ। सिराजुद्दौला को क्या प्रॉफिट हुआ, क्लायू को क्या लॉस हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग स्ट्रेटजिकली देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हम आप लोग के लिए इसी तरह से आगे वीडियो लेके आते रहेंगे। देखते हैं इसमें हुआ क्या। तो जो सिराजुद्दौला थे, इनको मीर जाफ़र नाम के एक व्यक्ति ने, या कह सकते हैं इनके सेना के हेड थे, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला अपनी सेना में कमज़ोर होने लगा। क्लायू ने सिराजुद्दौला की सेना में सेंध लगाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नवाब की तरफ से फ्रांसीसी सेना भी लड़ रही थी। जब देखो अब क्लायू ने सिराजुद्दौला की सेना में नहीं लगाई तो सिराजुद्दौला ही नहीं हारा, बल्कि धीरे धीरे फ्रांसीसी भी हारने लगे। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे और सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी। सिराजुद्दौला की सेना लगभग 50,000 की सेना थी, 50,000 की सेना थी सिराजुद्दौला की। और अंग्रेज का जो क्लायू था, इसके पास कुछ मुट्ठी भर सेना थी, जिसमें 2100 पैदल भारतीय सिपाही थे, 2100, और 950 यूरोपीय पैदल सिपाही थे, 100 तोप थे और 50 नाविक थे। इतनी छोटी सी सेना लेके क्लायू लड़ा, लेकिन भारत में यही हुआ कि इन्होंने, मीर जाफ़र ने इसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला तो हारा ही हारा, साथ में फ्रांसीसी भी हार गए। एक तीर से दो निशाना क्लायू ने बनाया, अंग्रेज सिराजुद्दौला को हराया, फिर यहाँ पे आके फ्रांसीसियों को भी हरा दिया क्लायू ने। फिर अगली बात क्या हुई, कंपनी के तरफ से, कंपनी ने बंगाल के तरफ से 24 परगना की जमींदारी अपने हाथों में ले ली। अब 24 परगना क्या है, आप लोग हरदम सुनते रहते हैं, ये एक बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना। इसकी पूरी जमींदारी की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले ली। यहाँ से जमींदारी का वसूलने लगे अंग्रेज। उसके बाद क्या हुआ, क्लायू को इसमें सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आप लोग देखिएगा, जो दिमाग लगाता है वही फ़ायदा पाता है। इसी कॉन्सेप्ट में क्लायू को 2,34,000 रुपये प्राप्त हुए। कैसे? क्योंकि सिराजुद्दौला से इसने इतने पैसे लिए कि आप हमसे युद्ध किए, हमारा इतना हानि हुआ है, हमारे जितने भी लॉस हुए हैं उसके आप सारे फुलफिलमेंट आप करोगे। इसमें 2,34,000 रुपये क्लायू को मिला। किससे? सिराजुद्दौला से। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। प्लासी के युद्ध की ये सारी घटना थी। फ्रेंड, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। फिर अगली युद्ध होती है बक्सर की युद्ध। जैसे प्लासी की युद्ध महत्वपूर्ण, उसी तरह से बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज प्लासी की युद्ध में पूरी तरह से अपने बल से नहीं बल्कि अपने छल से भारत पे कब्जा किए थे, जबकि अंग्रेजों ने सिद्ध कर दिया, नहीं, हम बक्सर के युद्ध में भारतीयों को हराएंगे और अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या, 22 अक्टूबर 1764 की बात है, जब बक्सर की युद्ध हुई। बक्सर के युद्ध में हुआ क्या, इसमें देखो अंग्रेज़ों को कैसे फ़ायदा मिला। अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने युद्ध को लड़ा, और भारत की तरफ से, या कह सकते हैं बंगाल की तरफ से, 3 लोगों ने मिल के युद्ध को लड़ा। कौन कौन मिल के? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। आप लोग जानते हैं ये लोग अलग अलग जगह के नवाब या सम्राट रहे हैं, और ये लोग अलग अलग जगह के रहने के कारण 3 सेनाएं एक साथ मिल के लड़ी। कौन कौन से? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। उस समय शाह आलम द्वितीय जो था वो भी वहाँ पे मौजूद था। ये तीनों सेनाएं मिलके हेक्टर के सेना से लड़ी, और ये युद्ध बिहार के पटना के बक्सर में हुआ। उस समय बक्सर पटना के क्षेत्र में हुआ करता था। जैसा आप लोग जानते हैं, आज भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, वहीं पे ये सारा युद्ध हुआ। और यहाँ पे अब होता क्या है युद्ध में, युद्ध की विजय के बाद अंग्रेज़ों का वास्तविक विजय हुआ। अब जो लोग कहते थे नहीं अंग्रेज में कोई दम नहीं है, अंग्रेज बस ऐसे षड्यंत्र से जीते थे, सेधमारी करके जीते थे, या घुसखोर पैसे दे के जीते थे, अब उनके मुंह पे ताले लग गए और अंग्रेज़ों ने 3 सेनाओं को एक साथ हराया। और न कि केवल बक्सर के क्षेत्रों में, अपितु
भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जैसे अवध तक आके अपना कब्जा स्थापित किया, एक युद्ध में 3 लोगों को पराजित करने के बाद। अगले स्टेप में देखते हैं होता क्या है। फिर इसकी जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई के होने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि को अब जो युद्ध जीतेगा वो संधि अपने शर्त पे करेगा। आप खुद देख लीजिए, जहाँ लड़ाई होती है जो उसके हाथ में ज़्यादा पावर रहता है वो अपने हिसाब से कमज़ोरों को अपनी बातें मनवाता है। कुछ इसी तरह से अंग्रेज़ों के ने भी किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इलाहाबाद की प्रथम संधि की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में 2 संधि हुई है। प्लासी के युद्ध के बक्सर के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। अब इस संधि में क्या क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय ने और अंग्रेज़ों के बीच साइन हुआ। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच साइन हुआ है इलाहाबाद की प्रथम संधि में। इसमें होता क्या है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शाह आलम द्वितीय और निजामुद्दीन क्लायू 3 लोग इसमें हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन, शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किया है, निजामुद्दीन ने हस्ताक्षर किया है और क्लायू ने हस्ताक्षर किया है। ये 3 लोग हस्ताक्षर किए हैं। और इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें हैं, देखिएगा आप लोग। प्रथम संधि की शर्तें, शर्त क्या थी इलाहाबाद की संधि में, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 दीवानी को कंपनी को दे दिया। ये 3 दीवानी कंपनी को चली गई। दीवानी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वहाँ से जितने भी टैक्स लिए जाएंगे वो सब कंपनी टैक्स लेगी। मतलब जितना रेवेन्यू होगा, जो सोर्स ऑफ इनकम होगा स्टेट का, वो सीधे अब कंपनी को होगा। मतलब यहाँ पे राजा कमज़ोर, सारा सैनिक का खर्चा, सब कुछ खर्चा सैनिक राजा देखेगा और जो वहाँ से प्लस में रेवेन्यू टैक्स मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा। उसके बाद दूसरी शर्त थी, ये तो पहली शर्त थी इतनी भयंकर तरीके से। फिर दूसरी शर्त थी, अवध में कड़ा, अवध से कड़ा जो आज कड़े मानीपुर के नाम से जाना जाता है, ये उस समय एक जिला होता था कड़ा, व इलाहाबाद जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। सोचिए, इनका जिला लेके उनको देना, उनका जिला लेके उनको देना, यही अंग्रेजों की नीति थी। भारतीयों को लड़ाते रहो और यहाँ से पैसा विदेश भेजते रहो, अपने देश लेके जाते रहो, यही करते रहे हैं। अब देखिए आप लोग, हो क्या रहा है, कड़ा इलाहाबाद जिला लेकर अवध से मुगल को दे दिया गया। और मुगल सम्राट को क्या कहा गया कि आपको 26 लाख रुपए हम लोग वार्षिक पेंशन दे रहे हैं, आप शांत रहिए, आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप से बैठे रहिए। आपको पका पका मिल रहा है, 26 लाख रुपए साल भर में मिल रहा है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा सलीने मंथली का आपको मिल रहा है, आप एंजॉय करिए। आगे देखते हैं फिर इसके बाद के इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद क्या होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद तुरंत ही कुछ दिन बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या होता है, आप लोग देखिएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई, 16 अगस्त 1765 को। प्रथम कब हुई थी, 12 अगस्त को हुई थी। द्वितीय कब हुई, 16 अगस्त को हुई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी अंतर दोनों में देखने को मिल रहे हैं। फिर इसमें होता क्या है, सिराजुद्दौला और क्लायू 2 लोगों के बीच हुई। कौन कौन, सिराजुद्दौला और क्लायू, इन दोनों के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंपनी को 50 लाख रुपए व चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। सोचो कंपनी कितना मजबूत हो रही है धीरे धीरे। अवध का किला भी पा गई, अवध से चुनार का किला भी पा गई, 50 लाख रुपए भी पा गई। और अभी अगली तीसरी शर्त है, देखते रहिएगा आप लोग। अवध में कर मुक्त व्यापार की भी सुविधा कंपनी को मिल गई। तीसरी बात है, अवध में कर मुक्त व्यापार, मतलब बिना किसी कर के व्यापार करेगी कंपनी। 3 शर्तें, पहला सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच हुआ इलाहाबाद की द्वितीय संधि, दूसरा कंपनी को 50 लाख रुपए मिल गए, तीसरी बात है इसमें दुर्ग मिल गए अवध से, जो कि चुनार में स्थित दुर्ग था, और तीसरा अवध में मुक्त व्यापार करने की सुविधा मिल गई कंपनी को। कंपनी का तो सारा चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। अगली बातें देखते हैं फ्रेंड। आज का इलाहाबाद के संधि के साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।